आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जो पहला सवाल है रवीश आपसे कि जब एनडीटीवी से जब आप इस्तीफा दे रहे थे तो आपको इस्तीफा देने के लिए शायद किसी ने नहीं कहा, क्योंकि आपने और भी जो इंटरव्यूज दिए उसमें आपने यही कहा कि मुझे किसी ने बोला नहीं था। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि अब आपको छोड़ देना चाहिए एनडीटीवी? देखिए, सब कुछ कहा नहीं जाता है। जो आसपास चीजें हो रही थी उससे बहुत स्पष्ट था कि मेरे लिए अब इस एनडीटीवी में अब कोई जगह नहीं है। ये एनडीटीवी अब बदल रहा है। पहले एनडीटीवी सिर्फ एक न्यूज चैनल था। अब आप जरा इससे पलट कर देखें तो इस एनडीटीवी के पास अब कोयले का कारोबार है। शायद दुनिया का सबसे ज्यादा कोयले का कारोबार है। इसे आप पलट कर देखें तो बहुत सारे एयरपोर्ट का प्रबंधन है, और पलट के देखें तो बंदरगाह हैं, जो भी अदानी साहब के बिजनेस हैं, और उसका हिस्सा एनडीटीवी है। तो उस चैनल के पास अब कोयले का भी बिजनेस है। तो और जिस तरह से उनके बिजनेस के बारे में परसेप्शन है, देखा जाता है, वो भी एक तरह से साफ था कि चीजें बदल रही हैं। और एक बड़ा सवाल सामने आ रहा था। अभी तक कंटेंट की ओनरशिप तो एस्टैब्लिश हो गई थी। मीडिया में जो दिखाया जा रहा है इसका मालिक एक ही है, और वो बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर के इंटरेस्ट के हिसाब से उससे मैच करते हुए एक तरह से उनकी पॉलिटिक्स के साथ तालमेल में नजर आता है। जो भी कुछ दिखाया जाता है तो वो एजेंडा या जो डिबेट के जो टॉपिक हैं, जो कंटेंट है उसका, वो पूरी तरह से उसकी ओनरशिप किसी और के पास है। और जो फाइनेंशियल ओनरशिप है जरूर उन गोदी सेठों के पास है जो मीडिया चला रहे हैं। तो जो गोदी मीडिया चला रहे हैं तो उनके जो सेठ है वो गोदी सेठ ही होते हैं। अब जो हो रहा है वो ओनरशिप में बदलाव हो रहा है कि हमें सिर्फ कंटेंट की ओनरशिप नहीं चाहिए, हमें जो असली मालिकाना चीज है उसका भी हमारे हाथ में होना चाहिए। तो मेरे सामने ये चीजें स्पष्ट थी। और दूसरा, आसपास मैं सुन रहा था कि ऐसा होगा वैसा होगा। फिर अदानी साहब का एक स्टेटमेंट आता है कि जिसमें वो इंडिपेंडेंस का मतलब समझाते हैं और कहते हैं कि इफ गवर्नमेंट हैज डन समथिंग रॉन्ग यू से इट्स रॉन्ग। मतलब इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हैं इस सरकार की, आप सुप्रीम कोर्ट भी चीख रहा होता है कई बार। और तब अदानी साहब कहते हैं कि बट एट द सेम टाइम यू शुड हैव करेज when the government is doing the right thing every day you have to also say that। तो ये एक तरह से संपादकीय निर्देश, अगर किसी को लगता है कि मुझे नहीं दिया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे भी दिया जा रहा था, कि आलोचनाओं से मैं आइडेंटिफाई हो रहा था। और तारीफ करने की हिम्मत की क्या बात है। 99.99% मीडिया जो है वो तो दिन रात तारीफ कर रहा है। खुशामद करने में हिम्मत की क्या जरूरत है? हिम्मत की जरूरत होती है आलोचना करने में। तो एक तरह से अदानी साहब जो हैं वो एडिटोरियल लाइन फिक्स कर रहे थे। दूसरी तरफ वो एक अखबार में इस तरह का इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें इंटरव्यू लेने वाले का नाम तक नहीं है। दैनिक जागरण में पूरा पावर फीचर इंटरव्यू छपता है, और हम और आप जानते हैं नीलू की पावर फीचर इंटरव्यू किस तरह के होते हैं, कैसे किए जाते हैं। तो रिपोर्टर का नाम नहीं, एडिटर का नाम नहीं, दुनिया के इतने बड़े धनिक व्यक्ति का, इतने बड़े सेठ का इंटरव्यू हो रहा है, और इंटरव्यू कौन कर रहा है वो अपना नाम नहीं बताना चाहता, अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता। तो ये बातें अजीब हैं, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त कहना मुनासिब नहीं होगा। मुझे लग रहा था कि अब जो है जिस तरह से मैं बोल रहा हूं मीडिया में रहते हुए मीडिया के बारे में, तो उन्हें बहुतों को इस आवाज से दिक्कत तो थी ही। और ये बात मैं कह रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं ही कह रहा था। ये बात अलग तरीके से आप भी कहती हैं, अलग तरीके से बहुत लोग कहते हैं। हाँ, जरूर उसमें एक प्रमुख चेहरा मैं बन गया था। तो वो एक तरह से ये एक मोरल संकट बना दिया गया कि आप जो है अब आप देख लें अपना, और ये शायद आपके लिए वो इसमें कोई जगह नहीं होगी। मेरे काम का जो तरीका है, मैं ऐसे इस तरह के संदिग्ध वातावरण में नहीं काम कर सकता कि जहां मुझे कोयला के कारोबार पर कोई छत्तीसगढ़ में कोई प्रदर्शन कर रहा हो वहां चुप रहना पड़ जाए, हवाई जहाज को लेके कोई सवाल उठा रहा हो, एयरपोर्ट को लेके वहां चुप रहना पड़ जाए। उनके इतने बिजनेसेस हैं। तो फिर मेरे और वो जो देखे जाते हैं, आप उस तस्वीर को कैसे हटा सकती हैं कि जो 2014 का चुनाव प्रचार हो रहा है
और जहाज में अदानी साहब कितने रिलैक्स बैठे हुए हैं, उनके साथ हमारे जो होने वाले उस वक्त के प्रधानमंत्री थे वो कितने रिलैक्स बैठे हुए हैं। तो क्या इससे साफ नहीं हो जाता कि यहां पर मेरी जगह नहीं है? और लेकिन रवीश, जब आपने अर्चना कॉम्प्लेक्स की जो दहलीज है उससे जब अपने पैर निकाले और बाहर जब गए, उसके बाद क्या आपकी डॉक्टर रॉय या राधिका रॉय से कुछ पर्सनली फोन पर बातचीत हुई? कुछ आपने अपनी मन की बात उनसे शेयर की या अभी तक कोई बातचीत तो होती ही रहती है उनसे, लेकिन मन की बात मैंने शेयर नहीं की उनसे। छोड़ने के बाद उन्हें पता है कि मेरा जीवन कैसा हो गया होगा, उन्हें ठीक ठीक अंदाजा है। तो मैं खुद बहुत सारे हजारों मैसेजेस और फोन कॉल अटेंड करने में व्यस्त हो गया। तो कभी ना कभी तो बातचीत होगी। उनके प्रति मेरा बड़ा आदर है। वो एक उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे कि ये चीज अच्छी है तो करनी चाहिए। ये भी एक एडिटोरियल इंटरफेरेंस का तरीका है। और जब मैं ये बात बताता हूं, आप यकीन नहीं करेंगी, मेरे पास कोई भी ऐसा ऑफ रिकॉर्ड या ऑन रिकॉर्ड उदाहरण नहीं है कि मैं कहूं कि डॉक्टर प्रणय राय ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था या ऐसा करने से मना किया था। ये इतने साल करने के बाद मैं उनके बारे में ये डॉट बता सकता हूं। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये भी कि अगर आप रिकॉर्ड देखें तो मैंने ज्यादा ना कहा है किसी भी तरह। हालांकि उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि आप ये करें या ये बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, तुम्हारी इमेज से मैच करता है तो ये करना चाहिए। काम को लेकर मुझे क्या करना चाहिए, हमारे और उनके बीच में किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन नहीं है जब से मैं प्राइम टाइम कर रहा हूं। तो ये फैक्ट बात है। और ये बात मुझे कहनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं ये नहीं कहूंगा, ऐसा नहीं है कि मेरे एनडीटीवी में बहुत ही सुंदर अनुभव रहे हैं, बहुत बुरे अनुभव भी हैं। वो बात ये जानते हैं कि वो कभी ना कभी कह देगा, कभी ना कभी कहेगा, वो उन्हें पता है। लेकिन ये बात भी सही है कि मुझे डॉक्टर प्रणय राय ने कभी नहीं कहा कि तुम्हें क्या करना है। ये जरूर ये था कि उन लोगों का फैसला था कि मुझे प्राइम टाइम करना चाहिए। प्राइम टाइम में मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये उनका बिजनेस कभी नहीं कहा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आज मौसम अच्छा है, मौसम के बारे में भी कभी कभी बताया थी। तो आप मुझे हमेशा ही कहते थे कि नीलू, मेरा बड़ा टाइम प्राइम टाइम में निकल जाता है, उसकी स्क्रिप्ट में खुद सुबह से दोपहर या शाम हो जाती है लिखते लिखते। लेकिन अब जब प्राइम टाइम आप नहीं कर रहे हैं तो जो आपकी दिनचर्या है रवीश, वो कैसे शुरू होती है? थोड़ा खालीपन, ये तो पूछना खैर बेवकूफी होगी, लेकिन वो खालीपन कैसे उसको भरते हैं अभी जब से आपने छोड़ा है एनडीटीवी? पर ये बात जरूर है नीलू कि जब मैं काम कर रहा था जरूर एक स्पेस था, पर रिसोर्स बहुत कम था। और रोज मैं 6 से 7 हजार शब्द टाइप करता था। घर में काम करता था तब भी मैं चावल दाल नहीं खाता था, मैं रोटी में सब्जी रोल करके खाता था ताकि मैं टाइप करता रहूं। और कोई मेरा पर्सनल लाइफ नहीं था। मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मैं टाइप ही करता रह जाता था। उसको चेक करना, लिखना, बार बार लिखना और उसकी स्क्रिप्टिंग करना। मैं किसी से कहता हूं पत्रकारिता के किसी छात्र को या जिसे मेरे काम में यकीन नहीं है, एक कोई एपिसोड प्राइम टाइम का लेके सिर्फ ट्रांसक्राइब कर ले तो उसे पता चल जाएगा कि बंदे ने कितना लिखा है और इस लिखने के लिए कितनी बार लिखा है। वो आदत तो छूट गई है। बहुत ज्यादा खालीपन है। अब मेरे जीवन में नौ नहीं बजता है। उससे जुड़ी हुई बेचैनियां चली गई हैं। लेकिन एक खालीपन है, खासकर जब मेरे दर्शक उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि आज हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, डिनर किसके साथ करें। आपका प्राइम टाइम चलता होता था और हम लोग डिनर करते रहते थे। तो अचानक से सब कुछ कट गया है और हम इतना सब कुछ करने के बाद ऐसी परिस्थितियां रची गई कि हम एक तरह से शून्य पर आकर खड़े हैं। वो जरूर है कि मुझे कुछ संभावनाएं दिख रही हैं कि मैं और क्या कर सकता हूं, लेकिन जिस टीम वर्क के साथ काम करने की एक आदत रही है, वो टीम भले ही बहुत छोटी रही है, लेकिन एक टीवी चैनल का एक रिसोर्स जो भी होता है वो एड ऑन तो करता ही है आपके काम में, तो वो बड़ी बात है। अब वो सब नहीं है तो पसीने छूट जा रहे हैं कैमरा को सेट करने में, लाइट को ठीक करने में, ऑटो क्यू को सेट करने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। बहुत मुश्किलें आ रही हैं। थोड़ा थ्रिल भी है, मजा भी आ रहा है कि ये चीजें मैं अब खुद से सीखूंगा, लेकिन देखते हैं कि हम कितना कर पाएंगे। बहुत खाली वक्त है, लेकिन ऐसा सोच के बहुत सारे लोग बुक लॉन्च में बुलाने लगे हैं, धरना प्रदर्शन में बुलाने लगे हैं और जगह जगह भाषण देने के लिए बुलाने लगे हैं, तो वो भी मैं नहीं कर सकता हूं। धीरे धीरे मुझे ये कम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक टाइम में एक ही काम कर पाता हूं। मुझसे ये टू टाइमिंग वाली लाइफ जी नहीं जाती है कि 2 तरह के नंबर रखना, 2 तरह के ये करना। मुश्किल है नीलू की। अब सब कुछ मुझे फिगर आउट करना है।
पता नहीं मैं कहां से धक्का देकर गिरा दिया जाऊंगा या कहां से पीछे से सीढ़ी खींच ली जाएगी, कब यूट्यूब चैनल भी बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि उस वक्त जब मैंने इस्तीफा दिया था, बीजेपी के ही एक एमपी इस तरह की बातें कर रहे थे कि बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों का, ट्वीट भी किया था और कुछ लोगों ने उस पर प्रोग्राम भी किया था। तो ऐसी आशंकाएं हैं कि ये भी बंद कर दिया जाएगा। पर मैं देखना चाहता हूं कि 1 अरब